हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर सिंह सानी, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस जो बीमारी है इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ये बीमारी क्या होता है, किन किन लोगों को ये कॉमनली देखने को मिलता है, किन किन लोगों में कॉमनली होता है ये बीमारी, क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, कौन कौन सी आप जांचें करा सकते हो, इसके बारे में उन्होंने पिछले कुछ वीडियो में बात किया था। आज की वीडियो में बात करेंगे इस बीमारी के ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले बात करेंगे इस बीमारी के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट का क्या हमारा अप्रोच होता है उसके बारे में। तो ये बीमारी में देखा गया है, मूंगफली जो हमारी बड़ी आंत होती है उसकी जो परतें होती हैं, लेयर होती हैं, सबसे पहले अंदर से बाहर की तरफ अगर हम बात करें तो अंदर वाली जो लेयर होती है वो होती है म्यूकोसा। म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलरिस, उसके बाद होती है सिरोसा। तो इसमें जो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा वाली जो लेयर होती है, जो परत होती है, उसमें सूजन हो जाता है, यानी इन्फ्लेमेशन हो जाता है और अल्सर का डेवलपमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को कई सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। बात करेंगे मेनली, अगर पर्टिकुलर पार्ट की बात करें तो बड़ी आंत में ये ऐसे रेक्टम में शुरू होता है सबसे पहले एज ए प्रोक्टाइटिस, उसके बाद धीरे धीरे ये फैल जाता है पूरे आंत में। उस पर मेनली बात करें तो कोलॉन में मोस्टली ये इन्वॉल्वमेंट होता है, कोलॉन और रेक्टम का। बात करेंगे जो कॉमन सिम्टम इस बारे में व्यक्ति को देखने को मिलता है वो है ब्लडी डायरिया। सबसे पहला सिम्टम, सबसे कॉमनेस्ट, यानी व्यक्ति को दस्त के साथ, पतली लैट्रिन के साथ खून का आना। खून का कलर ब्लैकिश भी हो सकता है, रेडिश भी हो सकता है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। म्यूकस का सिक्रेशन होता है। पेट दर्द बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है। वेट लॉस, वजन का कम होना। एनीमिया, खून की कमी, क्योंकि लंबे समय तक लैट्रिन के रास्ते जो से खून निकलने के कारण व्यक्ति को एनीमिया हो सकता है। भूख न लगना, जैसे जैसे क्रॉनिसिटी इसकी बढ़ती है, ज्वाइंट्स पेन और भी कई सारे कॉमन सिम्टम इसमें देखने को मिलते हैं। बात करेंगे ट्रीटमेंट के अप्रोच के बारे में, तो क्या हमारे ट्रीटमेंट का अप्रोच रहता है इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसमें जो ट्रीटमेंट जो होता है मेनली सबसे पहले सिम्टोमेटिक बेस्ड ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि इस बीमारी में डायरिया, जी हाँ, ब्लडी डायरिया बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है। तो ब्लड रोकने की दवाइयाँ देते हैं और डायरिया का इलाज करते हैं, क्योंकि जब भी हमारे शरीर में डायरिया होता है या फिर उल्टी वॉमिटिंग होती है तो हमारे शरीर से फ्लूइड, जो तरल पदार्थ होते हैं, वो बाहर जाते हैं, जिसकी वजह से शरीर में काफी कमजोरी हो जाती है। तो सबसे पहले इस बीमारी में जो ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं वो है फ्लूइड का मैनेजमेंट। तो फ्लूइड नॉर्मली जो बोतल, इसमें NaCl का इस्तेमाल किया जाता है। अगर डायबिटीज नहीं होता तो DNS का इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ में कुछ एंटीबायोटिक्स चलाए जाते हैं, जो कि फर्दर इन्फेक्शन को, कोई इन्फेक्शन ना हो पाए इसको रोकने के लिए। और इसमें देखा गया है, इसमें कई सारी चीज़ों के बारे में मिले एंटी डायरिया ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। कई सारे एंटी डायरिया ड्रग होते हैं, यानी जो ऐसे दवाइयाँ जो दस्त को रोके। तो इसमें स्पेशली इस बीमारी में बात करें तो लोपरामाइड का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे फर्दर डायरिया आपको रोके। लोपरामाइड से जो आंतों की मोटिलिटी होती है वो भी कम हो जाती है। और आंतों और पेट में हल्का फुल्का जो दर्द होता है, इसके लिए कई सारे एनाल्जेसिक्स और एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग देते हैं, क्योंकि पेट में दर्द और मरोड़ बहुत ही ज़्यादा पेशेंट कंप्लेन करता है, डॉक्टर साहब पेट में दर्द और मरोड़ होता है। उसके बाद लैट्रिन होती है। नंबर ऑफ एपिसोड, लैट्रिन का एपिसोड यानी नंबर ऑफ लैट्रिन कई बार होता है, कई लोग को दिन में 5 बार, 6 बार, 7 बार। पूर्ण से पेट साफ नहीं होता, बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है। तो ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एंटी डायरियल ड्रग का भी इस्तेमाल करते हैं। पेट दर्द के लिए जो नॉर्मल एनाल्जेसिक और एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग का भी इस्तेमाल किया जाता है। बात करेंगे न्यूट्रिशन का भी बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इसमें अगर आपको ये समस्या है इस बीमारी में, तो खाना जो आप खाएं, हल्का भोजन करें। ध्यान रखें खाने में हाई प्रोटीन और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट दी जाती है। और फैट का इंटेक कम किया जाता है, क्योंकि फैट का अब्जॉर्प्शन मेनली आंतों से होता है और आंत ही हमारे खराब होती है इस बीमारी में। तो ये सब चीज़ों का ध्यान देना है। डाइट में आपको हाई प्रोटीन और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना है। फैट का इंटेक कम से कम रखिएगा और तेल, मिर्च, मसाला, ये सारी चीज़ें अवॉइड करिएगा। बात करेंगे मोस्ट कॉमनली जो इसकी इस बीमारी में जो दवाई यूज की जाती है, जिसे बोला गया है ड्रग ऑफ चॉइस, जो है सल्फासेलेजिन। जी हाँ, सल्फासेलेजिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन दिस डिजीज। ये क्या करता है, जो आंतों का में इन्फ्लेमेशन, सूजन होता है, उसको कम करता है। ये इसके पास ये प्रोटीन एंजाइम जो हमारे आंतों में निकलते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो अल्सर डेवलप होता है उसको रोकता है। ये सारे भी सिम्टम होते हैं और ऐसे इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह भी काम करता है, क्योंकि इस बीमारी का एक कारण मैंने ये भी बताया था आपको कि ये इम्यूनोलॉजिकल कॉज होता है, यानी हमारे शरीर जो होते हैं अब खुद के बॉडी के खिलाफ ही एंटीबॉडी बनाने लगते हैं। तो एंटीबॉडी बनाने लगते हैं तो एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह भी काम करता है। इसमें इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की बात करें तो कुछ दवाइयाँ जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करती है, इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एजोथायाप्रिन। इसका भी इस्तेमाल किया जाता है इस बीमारी में। तो मोस्टली ये सारी चीज़ों के बारे में ये सारे दवाइयाँ यूज़ किए जाते हैं। इसके साथ कुछ स्टेरॉइड्स का भी यूज़ किया जाता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन का 50 mg का पर डे के हिसाब से डोज दिया जाता है। 4 हफ्ते के लिए टैपरिंग डोज इसका दिया जाता है प्रेडनिसोलोन का। कुछ देखा गया है इस बीमारी में मल्टीविटामिन का भी कुछ सप्लीमेंट भी चलाए जाते हैं, क्योंकि विटामिन A, D,
बी सी, इसका ए बी सी डी तीनों इसका जो होता है देखा गया है इसमें कमी होती है, तो मल्टीविटामिन का भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ आयरन के कैल्शियम भी चला जाते हैं सपोर्ट में, क्योंकि देखा गया है खून की कमी होती है व्यक्ति को, तो खून को बढ़ाने के लिए कुछ आयरन के सप्लीमेंट, साथ में विटामिन सी के भी सप्लीमेंट इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि प्रॉपर अब्जॉर्प्शन हो पाए। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें देखा गया है। बात करेंगे कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में, तो कई सारे आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी, जैसे परपटी कल्पनाएँ का इस्तेमाल किया जाता है। कई सारे चूर्ण होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है, बिलवादे चूर्ण, और इसमें कुटज घनवटी का इस्तेमाल किया जाता है जिसका अच्छा रिजल्ट देखा गया है। बात करेंगे सर्जरी के बारे में, तो इस बीमारी में आपको कब सर्जरी की आवश्यकता पड़ेगी इसके बारे में पहले बात करेंगे। तो सर्जरी की आवश्यकता तब पड़ती है जब कहीं आपके आंतों में जो इंटेस्टाइन होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ पे परफोरेशन हो जाए, यानी कहीं छेद हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे अल्सर डीप होता जाता है तो वहाँ पे परफोरेशन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इसमें उसके लिए आपको सर्जरी करानी पड़ती है। और या फिर अंदर कोई न कोई स्टेनोसिस हो गई हो, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, यानी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, क्योंकि देखा गया है आंत में इन्फ्लेमेशन होती है तो आंत का जो रास्ता होता है नॉर्मली वो पतला हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो आगे की तरफ नहीं जा पाता, जिसकी वजह से आपको सर्जरी वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो उसमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। या फिर अंदर अंदर कोई फिस्टुला बन रहा हो, या फिर अंदर अंदर कोई एब्सेस यानी फोड़ा बन रहा हो, तो ये सारी अगर कंडीशन बनती है तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ता है। मेनली अगर परफोरेशन या ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो जो सर्जरी कराई जाती है प्रोक्टोकोलेक्टोमी टाइप की सर्जरी कराई जाती है। इसमें क्या करते हैं, जो अफेक्टेड बड़ी आंत का जो पार्ट होता है, जो एरिया होता है, उसको अफेक्टेड एरिया को वहां से कट करके निकाल करके उसके बाद एंड टू एंड करके दूसरा जो आंत होती है वो आंतों को एंड और एक एंड और दूसरा एंड दोनों को जोड़ देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एनास्टोमोसिस। तो ये यही प्रक्रिया कराई जाती है इस बीमारी में। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो। बेसिक हम लोगों ने दवाइयों के बारे में बात किया, क्या क्या चीज़ें हम लोग का अप्रोच होता है इसके बारे में। अगर आपको ऐसी कोई समस्या बन रही है, कोई भी दवाई, मैं कभी भी ऑनलाइन कोई भी चीज़ मैं रिकमेंड नहीं करता। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो ट्रीटमेंट आप घर पे बैठे ना लो, सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन करिए। आपके आसपास कोई भी नज़दीकी डॉक्टर हैं तो उनको बताइए सारी चीज़ें, ताकि आप फर्दर फॉलोअप पे सारी चीज़ें जैसे आप डॉक्टर बोलें वैसे करिए। कोई भी दवाई हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, चाहे कोई भी दवाई हो, आप उसका इस्तेमाल बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना आपको नहीं लेना है। थैंक यू सो मच।